नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में दो सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। ये दो सीटें हैं बड़गांव और नगरोटा। आज हम बात करेंगे नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की। यहां पर चर्चा उम्मीदवारों को लेकर है। हालांकि 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ हर्षदेव सिंह जो है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पिछले एक साल से ही वो एक्टिव हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस की तरफ से अभी तक सीटों का, अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच में ऐसे कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री देवयानी राणा और नंद किशोर की। हालांकि चर्चा जो है कुछ और भी कैंडिडेट्स को लेकर भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की चर्चा इसलिए हो रही है, नाम की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ये सीट जो है ये बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र राणा की सीट थी। वो 30,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट से चुनाव जीते थे और अब उनकी बेटी की चर्चा हो रही है, देवयानी राणा की। हालांकि पार्टी किसका नाम घोषित करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा जो है ललित जी, देखिए यकायक जो चर्चा इतनी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी के अगेंस्ट पे एक मतलब रणनीति बनाई जा रही है और उसमें एक नाम सबसे ज्यादा जो चर्चा में लिया जा रहा है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी तो ना तो उस नेता ने कहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, ना पार्टी ने किसी तरह का कोई फैसला लिया है, लेकिन सब अपने स्टाइल में एक नेता बनकर SRO 43 का एक आलाप वो कर रहे हैं, राग रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जनाब एक वादा किया गया था कि इस बार मुझे लड़ने दीजिए, अगली बार आप लड़ लेना। तो ये इस तरह की चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है देवयानी राणा की। ये चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि राणा साहब के अकस्मात जो उनका निधन हुआ उसके बाद से ये सीट खाली है पिछले एक साल से। और इस एक साल में आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने वहां पर दौरे किए हैं, किसी ने वहां पर लोगों के साथ तालमेल बिठाया है, लोगों के मसलों को हल करने की जो एक मुलाकातें होती, हालांकि वहां पे विधायक नहीं था तो किस तरह के, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में अपना एक विश्वास जो पैदा किया वो देवयानी राणा को हम देख रहे हैं। देवयानी राणा की अगर हम बात करें तो एक साल में ये नाम जो है वो लोगों में एक चर्चा का केंद्र बन गया। आप देखिए भंडारों में देखिए देवयानी राणा जी आ रही हैं, काफी एक्टिव है वो। नगरोटा विधानसभा असेंबली सीट से लगातार वहां जा रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो इसलिए उसके नाम की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और इसीलिए चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या टिकट की दावेदार भी वही होंगी। देखिए ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन मेहनत जो है वो कर रही हैं। और देखिए अब सबके यहाँ पर हम गए थे वहां पर नगरोटा में, तो वहां पर ये कि उनकी लेगेसी को कौन जो है कंटिन्यू रखे, कौन उसको मेंटेन करे, तो जाहिर सी बात है देवयानी राणा जो है वो उनको उम्मीदवार समझा जा रहा है। और हालांकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है। ऐसे राज्यसभा चुनावों में जिनके नाम चल रहे थे, राज्यसभा चुनावों में जिनके नाम चल रहे थे उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला और जो 3 नाम सामने आ गए उन पर चर्चा कभी हो नहीं रही थी। हाँ, सत शर्मा जी के ऊपर हो रही थी, वो अलग चीज है। देखिए देवयानी राणा का नाम यकायक इससे पहले कोई नहीं जानता था और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जब कोई काम करता है तो कोई किसी को नहीं जानता। अब आप एक चेहरा हैं, न्यूज एंकर अपने पिता के देहांत के बाद मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे ना कि उनको कोई जानता नहीं है, मिलती नहीं है। अब ये बताइए मेरे भाई को कौन जानता है या आपके भाई को कौन जानता है? वो कितनों से मिलेंगे जो काम करते हैं? उनका प्राइवेट जो है वो कहाँ पे उसको राजनीति, हाँ राजनीति में अगर होते तो शायद सब वो जानते, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में वो नहीं थी, हालांकि उनके वालिद एक्टिव थे, बड़े नेता थे और वो अपने बच्चों को राजनीति में लाते भी नहीं थे किसी उसमें। जैसे कई आप देखिए कई लीडर हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने बच्चों को कईयों ने अपना एक PRO के तौर पर रख लिया था
कई नेता हैं जिनके बच्चे एक्टिव हैं, लेकिन ये जो एक्टिव हुए हैं ये पिताजी के देहांत के बाद। और मुझे लगता है कि पार्टी को भी ऐसा लग रहा है, या उस वक्त भी लगा था कि हाँ, इस सीट को हमने अगर जीतना है तो हमें राणा साहब के परिवार के किसी सदस्य को देना पड़ेगा। हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो एक्टिविटीज उस दौरान देखने को मिली, जिस तरह से पार्टी में उनको लाया गया, एक ओहदा भी दिया गया, और अब लगातार वो 1 साल से आप देखिए, एक बच्चा जिसके पिताजी का देहांत हो गया है, वो घर टूट जाता है। मतलब कि आप देखिए, परेशानी आ जाती है, अपना बिजनेस भी देखना है, फिर भी वो इन चीजों को दरकिनार करते हुए लोगों के बीच में जा रही हैं, और दर्द को समझना, लोगों की समस्याओं को समझना, उसमें अपना उनमें अपना एक विश्वास बिठाना और अपने पिता की एक छवि दिखाना। आप देखिए उनके बोलने का अंदाज, वो एक चीज उन्होंने बाबू का एक बात कही थी कि उनके पिताजी जाते जाते कह गए थे कि इस घर के जो दरवाजे हैं वो जनता के लिए, हाँ बिल्कुल, वो हमेशा खुले रहने चाहिए। और वाकई अब राणा साहब जब तक मतलब जीवित थे, हम यहाँ से रात को 11-12 बजे, क्योंकि शास्त्री नगर से वो कितनी दूर है, हम 12-12 बजे तक वहां से निकलते हैं। सुबह गेट खुलना है, रात को 12 बजे तक। हाँ, एक चीज खुला देखिए, रहता है। उनका जो गेट था वो हमेशा खुला रहता था। तो अभी भी आप जाइए, अभी भी खुला रहता है। और अब मैं वही कह रहा हूँ कि यकायक एक, मुझे लगता है कोई यहाँ तो संगठन के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये चेतावनी दी जा रही है कि देखिए, अगर आपने इसको टिकट दे दी तो हम विद्रोह कर लेंगे, आपने इसको ये कर दिया हम ये कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, मांग कर कभी वो टिकट आज तक मिली नहीं किसी को। तो क्या यहाँ पर सिंपैथी फैक्टर जो है उसका देखिए, फायदा लेना चाहती है बीजेपी? फायदा नहीं, ये होता है। शगुन परिहार को देख लीजिए। हाँ, बड़ा कितनी, हाँ, शगुन परिहार देख लीजिए, किश्तवाड़ से जो एमएलए उनके जो चुनी गई, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, तो उसी की सहानुभूति होती है और होनी भी चाहिए कि अगर उस परिवार का एक सदस्य उसमें मारा जाता है तो जाहिर सी बात है एक परिवार तो कहेगा उसको, क्योंकि इमोशंस होते हैं। देवयानी राणा जी के साथ भी यही है कि उनके पिताजी की डेथ उस वक्त हुई जब वो विधायक थे, और अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, 15 दिन भी नहीं हुए थे मुझे लगता है कि विधायक बने हुए, और यहाँ 20 दिन लगा लीजिए। मतलब काफी कम का वक्त मिला। तो पार्टी ने तो ये सहानुभूति लेनी है ना, लेकिन अब कुछ लोग राजेश गुप्ता जी का वो दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राजेश गुप्ता जी बीजेपी के दिवंगत जो सिटी के यहाँ से थे, एमएलए थे यहाँ पे, तो उनके बच्चों को क्यों नहीं दिया गया, उनकी वाइफ को क्यों नहीं दिया गया, वो भी SRO 43 में आते हैं। राजेश जी का जब देहांत हुआ तब वो विधायक नहीं थे, 2014 में चुनाव हुआ था, और 14 से लेकर अब तक ना बड़ा एक, आप कह सकते हैं, बदलाव आ जाता है। और ये जरूरी भी नहीं कि जो भी पॉलिटिशियन होगा उसके जो बच्चे हैं वो उनका रुझान भी राजनीति में हो या ना हो। SRO 43 का एक राग अलापा जा रहा है। SRO 43 सबको मालूम है क्या होता है कि जिसके परिवार की सदस्य की डेथ होती है, अगर वो वहां पर पिताजी की या माता नेपोटिज्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नहीं, वहां पर ये होता है कि सरकारी नौकरी तो उसके बच्चे को मिलती है, लेकिन आजकल वो भी नहीं है। आप देखिए कितने SRO 43 के वो जो फॉर्म है ना, वो वहां पे लगे हुए, कॉन्फ्रेंस की गई है। हाँ, अनिल शर्मा जी के वो कह रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फॉर्म अभी भी वहीं पे पड़े कि ये को नौकरी नहीं मिली, और ये SRO 43 वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। अगर SRO 43 वाला, तो 3 वाला अगर आप कह रहे हैं SRO 43 है तो देवयानी को यहाँ पर वो दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं दिया? तो क्या गारंटी है देवयानी को अगर टिकट मिल गई? यहाँ तो SRO 43 वाला ये ठप्पा लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने SRO 43 पॉलिटिक्स में लाया और निर्विरोध होकर इनको जितवा दो, फिर तो पता चलता है कि SRO 43 जी, हाँ जी, पता था इसी को टिकट मिलनी है और इसी को विधायक की भी मिल जानी है, फिर बिना इलेक्शन लड़े फिर तो कहा जा सकता है। ये जनता ने चुनना है। और अभी वो आदे ना, ग्रां बसिया नहीं तो पिंड बसिया नहीं तो मंगते पहले हुई है। अभी फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला करना है कि वो किसको टिकट दे। सहानुभूति, परिवारवाद, कोई नया नेता। परिवारवाद तो देखिए, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, बीजेपी दूसरी पार्टियों को घेरती है, कांग्रेस को या फिर दूसरी उमर अब्दुल्ला या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी को घेरती है कि आपकी पार्टी जो है परिवार की पार्टी है। तो यहाँ पर बीजेपी देखिए, परिवारवाद कहाँ नहीं होता।
परिवारवाद तो हर जगह है। भारतीय जनता भारतीय पार्टी में नहीं राजनीति है का क्या? हिस्सा है। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ये क्या? तो मैं कह रहा हूँ ना। है ना, तो चलता है ना। ये होते हैं राजनीतिक मुद्दे, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी से आप पूछोगे कि क्या परिवारवाद नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, परिवारवाद वो नहीं है कि बच्चे को टिकट दे दी, लेकिन बच्चों ने इम्तिहान जो है वो जनता के बीच में देना, और जनता उनको, परिवारवाद वो है कि मैं पार्टी बनाऊंगा, अध्यक्ष भी मैं बनूंगा, सब कुछ मैं बनूंगा, मेरा बच्चा अध्यक्ष बनेगा उस पार्टी का, फिर आगे उसका बच्चा बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक परिवारवाद की ये परिभाषा है। लेकिन मुझे लगता है मिलता है, फायदा मिलता है और अवसर भी मिलता है ऐसे परिवार के लोगों को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक ऐसा माहौल जो तैयार किया जा रहा है कि उसको नहीं मिली, इसको क्यों मिल जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नंद किशोर जी जो है, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। नंद किशोर जो बड़े दावेदार हैं, जो दूसरे दूसरे बड़े दावेदार जो समझदार नेता होता है वो कभी खुद को आगे नहीं करता। बीच बीच में वो लगे होंगे, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी किसी तरह की पब्लिकली ये नहीं बोला कि मैं लड़ूंगा, या ये कहा होगा कि देवयानी को क्यों टिकट दी जा रही है, मैं यहाँ का दावेदार हूं, मैंने यहाँ पर सेवा की है, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूं। उनको ही पता है कि ये फैसला, मैच्योर लीडर है, मैच्योर लीडर है, और उनको भी पता है कि ये जो इस वक्त है, ये वक्त लोगों के बीच में इस समय राणा साहब के प्रति बहुत श्रद्धा, प्यार और एक विश्वास अभी भी है, और उसी को कैश करने के लिए एक सहानुभूति जो है वो भी उनको पता है कि हाँ, अगर टिकट इनको देगी तो मुझे मेहनत करनी है ताकि हम इस टिकट को अपने पास रख सके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन एक और मैं बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहने के बाद भी 2014 में राणा साहब ने, देखिए हार जीता, राणा साहब ने ये प्रचंड, भाजपा की प्रचंड लहर में उस वक्त एनसी की तरफ से टिकट लड़ी थी, और कुछ लोगों ने कहा था कि देखिए एनसी की तरफ से टिकट, अब भाजपा की तरफ जा रहे हैं लोग, इनसे नाराज हो गए। वो भी उन्होंने गलत साबित किया। तो ये दो बीजेपी के कैंडिडेट जो संभावित उम्मीदवार है, उनका मैंने कोई संभावित नहीं है, नहीं कोई संभावित नहीं है, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन एक लीडर के पीछे चर्चा तो इन्हीं की दोनों की हो रही है। हाँ, लेकिन एक इंसान के पीछे पड़ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर बताना किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह टारगेट करना, तो ये मुझे लगता है कि ना उन्होंने दावेदारी की है और ना पार्टी की तरफ से हुई है। लेकिन हाँ, जो कर रहे हैं वो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, आएंगे मैदान में, पता चल जाएगा। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। नेशनल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने सीटें वहां जीती है, जाहिर सी बात है। सुनो नरेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आधे अधूरे मन से टिकट देनी है। क्यों? ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों उन्होंने जम्मू को उस तरीके से लिया ही नहीं। अच्छा, जम्मू की अगर मैं बात करूं, उन्होंने जम्मू को उस तरीके से लिया ही नहीं कि जम्मू के नेताओं पर विश्वास कर सके या जम्मू के नेताओं को आगे पहुंचा सके। आप देखिए राज्यसभा की आप बात कर लीजिए, 3 कश्मीर के, 1 जम्मू का, और वो भी कहां से, आपके किश्तवाड़ से, वो भी कौन से, जो कश्मीरी बोलते हैं, और वो भी मुस्लिम, यानी कि यहाँ के हिंदुओं को आपको चाहिए ही नहीं है। अजय सड़ोत्रा और रतनलाल गुप्ता की तरफ आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं बात कर रहा हूँ। ये कितने सीनियर लीडर, आप मौका तो दो और बताइए ना कि देखिए हम राज्यसभा में यहाँ से एनसी पर ये इल्जाम ना लगे कि दिल्ली में एनसी ने कोई जम्मू का राज्यसभा में नहीं भेजा, हम 2 ये वाले कंफर्म है और एक हम यहाँ से जम्मू से कंफर्म करके भेज रहे हैं, वो भी ना हमने भेजा। कांग्रेस के साथ ने आपने समझौता ही नहीं किया, कांग्रेस के लिए आपने सैक्रिफाइस ही नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई होता तो शायद जम्मू की तरफ से कोई ऐसा हिंदू लीडर होता, रमण भल्ला होता या कोई और होता, कोई भी होता तो वो जाते। और रतनलाल गुप्ता की और की क्या नाम है, अजय सड़ोत्रा की मैं बात ये कर रहा हूं कि उन्होंने पार्टी के साथ अभी तक बंधे हुए हैं, ये बंधे मतलब कि अपनी निष्ठा। तो एनसी ने तो कभी जम्मू में उस तरह, उन्होंने पहले भी कहा था कि जम्मू इलेक्शन तो लड़ना है ना उनको, अपने कैंडिडेट जैसे काकू पिछली बार लड़े थे, तो क्या इस बार भी कौन सा लीडर होगा जो इनको शिकस्त देगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लीडर होगा। जोगिंदर जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फ्रेंडली मैच आपने खेला था पिछली बार कांग्रेस के साथ, हाँ, बलवीर सिंह जी मेरे ख्याल में उनका नाम था, और उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब 3रे नंबर पे, हाँ, और अब आ रहे हैं हर्षदेव
सिंह जी। हर्षदेव सिंह, जिन्होंने एक साल पहले उन्होंने घोषित कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और पिछले एक साल से वो एक्टिव हैं। बड़े बड़े होर्डिंग उन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा दिए हैं और सेल्फ डिक्लेयर्ड है, उनको तो किसी पार्टी से टिकट लेना नहीं है। लेकिन अगर इकट्ठा होकर लड़ेंगे, उनकी कोशिश यही है उनकी कोशिश यही है कि ना कांग्रेस की तरफ से कोई ज्वाइंट खड़ा हो कैंडिडेट और ना एनसी की तरफ से खड़ा हो और मैं अकेले लड़ूं। लेकिन सवाल फिर वही कि आप यहाँ पर जनता की सेवा करने आ रहे हैं या अपने खोए हुए वजूद को हासिल करना चाहते हैं कि एक बार मैं फिर से कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी। आप कभी यहाँ पर आए नहीं, यहाँ के लोगों को के साथ आपका इतना रास्ता नहीं है। ठीक है, आप मंत्री रहे, मंत्री के तौर पर आप यहाँ पर आते होंगे, लेकिन एज ए विधायक की अगर हम बात करें, जो आपने चुनाव लड़े, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से लड़े, रामनगर से आपने चुनाव लड़ा, उस वक्त हार गए, फिर वो सीट जो थी वो आरक्षित हो गई, फिर आपने चुनैनी से चुनाव लड़ा, अपने ही भाई साहब को शिकस्त खानी पड़ी। 3 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एमपी का चुनाव लड़ा, वो नहीं, अंडर एस्टिमेट तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। अंडर एस्टिमेट तो आपको भी नहीं किया जाएगा। अगर जब आप चुनाव में लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा तो मुझे भी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक होता है कि आपकी मंशा क्या है इस चुनाव के पीछे, आप क्या चाहते हैं इस चुनाव को लेकर। क्या वाकई आपके दिल में लोगों के प्रति हमदर्दी है? क्योंकि आप ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब आप आखिरी एक दाव खेलना चाहते हैं कि नहीं यार, तब तो लाल सिंह भी आ जाए कांग्रेस की तरफ से, बड़ा लीडर बनकर यहाँ पे चुनाव लड़ ले। मैं तो लाल सिंह, अगर कांग्रेस की वो कर रहे तो लाल सिंह को भी यहाँ पे आना चाहिए। कितना फासला, इतना ही तो फासला है यहाँ पे, वो चुनाव लड़े, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि इस सीट के ऊपर काफी घमासान है। और दूसरा ये देखिए, देवयानी की, ये मैं फिर से बात कर रहा हूँ क्योंकि देवयानी के ऊपर ही चल रहा है। लोग कहते हैं कि परिपक्व नहीं है। हाँ, ये चीज भी थी कि वो कि उनको राजनीति का तजुर्बा नहीं है। 1 साल पहले ही जब पिता के देहांत के बाद ही वो एक्टिव हुई है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब तो थी, प्राइवेट सेक्टर में अपने पिताजी का बिजनेस देखते हैं, वो लोग जो हैं वो लोगों के साथ ज्यादा मिलते हैं। उन्हें अपने बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन जो है उसमें उन्होंने बातचीत करनी है। तो ये कला तो है ही है। परिपक्वता की अगर हम बात करें तो ये क्या नाम, शगुन परिहार के पास वो कौन सा ऐसा परिपक्वता थी कि उनको टिकट मिली, वो जीत गए। सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो कितनी परिपक्व, बांसुरी, वो कितनी परिपक्व हुई थी जब वो एमपी का इलेक्शन जीत लिया। मोहनलाल ये भगत जो हैं, जो वहाँ पर पुलिस में आला अधिकारी थे, 1.5-2 महीना पहले इस्तीफा दिया, वो कितने मैच्योर थे। डॉक्टर भारत भूषण जी, वो कितने मैच्योर थे। यहाँ और देख लीजिए, वो कितने मैच्योर थे। तो ये परिपक्वता आ जाती है। और मुझे अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में देवयानी ने बहुत कुछ जो है वो सीख लिया है। देखिए, एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाली बच्ची वो पहाड़ों पे चढ़ रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रही है, उस घर की दहलीज तक जा रही है, यहाँ पर उसे कभी देखा नहीं होगा। इन्होंने सफर जो है वो गाड़ियों में किया है, लेकिन पिछले 1 साल में आप इनका सफर जो इन्होंने तय किया, आप देखिए। और चर्चा क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर जब लोग इनको देखते हैं तो वो ये कहते हैं, यार इतने बड़े घर की लड़की देखो किस तरह से पैदल चल रही है, किस तरह से लोगों के उसमें चल रही है, लोगों की समस्याओं को सुन रही है। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन उस बच्ची ने अपने उसको पूरी तरह से जो है उस मिथ्य को पूरी तरह से धूमिल कर दिया कि कहे कि हाँ जी, इतने आरामदायक में रहने वाली लड़की जो है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही है। भाई साहब, बिल्कुल एकदम से वो यहाँ पर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वो लोगों के बीच में जाकर एक विश्वास जो है वो बना रही हैं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हूँ। और वो मैच्योरिटी देखने को मिलती है जब वो बयान देती हैं, जब वो बोलती हैं, और लोगों के साथ उनका जो मिलने का एक तरीका है, बातचीत करने का, जो यानी कि जीतने का अगर कैपेसिटी है, अगर जीतने की कैपेसिटी है, जितवाना तो जनता देखिए। हाँ, ये अगर ये कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो फिर कोई भी फैक्टर मायने नहीं रखता। अगर टारगेट करके किया जा रहा है कि हाँ जी टिकट ना मिले तो ये ना मिले, तो ये भाई साहब ये तो अभी बीजेपी का हाईकमान तय करेगा कि कौन किसको टिकट देना है नगरोटा से, किसको नहीं देना है। लेकिन चर्चा जो है वो जोरों पर है और चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है देवयानी राणा की। अभी नंद किशोर बाजी मार जाते हैं
या दिव्यानी राणा या कोई और, क्योंकि बीजेपी है, जो नाम भी कर चलते सकते हैं वो अक्सर कई बार आते भी नहीं है, उनको मिलता भी नहीं है टिकट। लेकिन इस बार क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही।